गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप सो मेरा ऑडियो वीडियो आप सबको क्लियर होगा। ठीक है, और मेक श्योर करिए कि आप चैट बॉक्स के अंदर एक बार थम्स अप शो करिए। ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थम्स अप शो करिए। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। हेलो 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 हेलो। हाँ, आने शुरू हो गए हैं जी थम्स अप। ठीक है, सबके अंगूठे एक ही जैसे लग रहे हैं। ठीक है, ऐसा कैसे भाई, फिंगरप्रिंट तो सबके अलग अलग होते हैं। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए चलिए चलिए, सबको पता चल रहा है। ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर है। चलिए, ठीक है जी, शुरू करते हैं। ठीक है, अच्छा पहले तो आपको, क्योंकि आपका पहला लाइव डाउट सेशन है, मैं आपको बता दूं कि क्या लाइव डाउट सेशन होता क्या है। ठीक है, लाइव डाउट सेशन हमारा थ्री टायर डाउट सेशन है। आपको पता है थ्री टायर कहने मतलब क्या है, तीन लेवल्स हैं उसके। पहला लेवल क्या है आपका, दैट इज टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आप रोज, आपको शाम का टाइम पता ही है 1 आवर का, उसमें आप डाउट भेजते हैं। जो डाउट ग्रुप फैकल्टी होती है उस डाउट ग्रुप को सॉल्व करके भेजती है। ठीक है, दैट इज फर्स्ट टायर। सेकंड टायर क्या है हमारा, आपको एक गूगल फॉर्म दिया जाता है जिसमें रोज की क्लास की कुछ अगर कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, तो वो आप गूगल फॉर्म में फिल करके भेजते हैं। उसका पूरा मैकेनिज्म हमारे डाउट ग्रुप में है, आपको पता भी है। अगर ऐसा कोई कहे जी मुझे पता ही नहीं है, तो इसका मतलब आप डाउट ग्रुप पे ही नहीं है। अगर आप डाउट ग्रुप पे ही नहीं है तो फिर उसके बारे में बात हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो वो सेकेंड टायर का डाउट सिस्टम है। आज का सेशन किस कारण लिया गया है कि डिस्पाइट दीज टू डाउट ऑप्शंस, सॉरी, डिस्पाइट दीज टू डाउट ऑप्शंस, ठीक है, कुछ ऐसे कॉमन डाउट्स होते हैं जो बहुत सारे बच्चों के होते हैं। ठीक है, तो उसको डाउट्स को लिया जाता है। ठीक है, ठीक है जी, चलिए 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 चलिए, ठीक है ठीक है। तो इसी कारण इसी कारण हम लोग, ठीक है, इसी कारण हम लोग सबसे कॉमन क्वेश्चंस ले रहे हैं जो आपने डाउट ग्रुप में मैक्सिमम बच्चों ने पूछे हैं, यानी कि उसमें मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे वो राम और गाम था भाई, वो एक ऐसा बोन ऑफ कंटेंशन फंस गया जो कि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम था। ठीक है, हाँ देखो अभी भी बच्चे लिख रहे हैं ना कि राम और गाम वाला, तो वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चैट बॉक्स को थोड़ा रिड्यूस करिए, इधर ध्यान दीजिए। आप इसके कारण यहां पे आए हैं, ना कि चैट बॉक्स के कारण। प्लीज हैव अ लुक। हमारा क्वेश्चन क्या था, पहले मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं, फिर उसके बाद मैं आंसर एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि गाम और राम इक्वल होते हैं कन्वेंशनल स्केल पे। सर कन्वेंशनल स्केल का क्या मतलब है, कन्वेंशनल स्केल का क्या मतलब है, जब 1 AMU की डेफिनेशन 1/12 ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 है। ठीक है, ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही लिख लो, नहीं तो जो मैंने इंग्लिश में बोला है मैं उसी को लिख देता हूं, ताकि आपको ये ना लगे इंग्लिश में बोला कुछ और है लिखा कुछ और है। लिखा दोनों सेम ही थी, बट फिर भी मैं बता देता हूं, कोई ऐसी वो बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कन्वेंशनल स्केल का मतलब है 1 AMU is defined as 1/12 of 1 atom of carbon 12। और जो हमारा बोन ऑफ कंटेंशन था इस टॉपिक में वो ये था मेरे बच्चे कि गाम राम के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल स्केल में। सर नॉन कन्वेंशनल स्केल का मतलब क्या है, जब डेफिनेशन आपने 1 AMU की चेंज कर दी थी। सर क्या कर दी थी वो भी आपको पता है, बट फिर भी मैं लिख देता हूं। 1 AMU is defined as 1/x of 1 atom of carbon 12।
ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। गाम राम के इक्वल है कन्वेंशनल स्केल में, गाम राम के इक्वल नहीं है कन्वेंशनल स्केल में। ये सबको समझ आ चुका था, ये कुछ बच्चों को प्रॉब्लम थी। पहले मैं यहां से शुरू करूंगा, इसको दोबारा बताऊंगा, फिर इसको दोबारा बताऊंगा, ताकि आपको ये ना लगे कि सर यही बता दिया फिर ये नहीं बताया, फिर बच्चे कहने लगेंगे इसमें कैसे प्रॉब्लम है, मतलब कि गाम राम के इक्वल कैसे आया। तो मैं ये भी बता देता हूं, ये भी बता देता हूं, मुझे सिर्फ 2 या 3 मिनट का टाइम दीजिए। पहले मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। गाम राम, बेटा राम की डेफिनेशन क्या यही थी, मास ऑफ वन एटम। सर किसका मास? अरे भाई जिसका राम फाइंड आउट कर रहे हो, अगर हीलियम का फाइंड आउट कर रहे हो तो मास ऑफ वन एटम ऑफ हीलियम, ऑक्सीजन का फाइंड आउट कर रहे हो तो मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, वो तो पता ही है, डिवाइडेड बाय 1 AMU। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है कि 1 AMU ऐसे लिखा जाएगा 1/12 इंटू 12/Na, जिसको 1/Na भी बोल सकते हैं आप, जिसको अगर आप चाहें तो 1/Na भी बोल सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, मतलब दोनों का क्या है, सेम। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। अभी भी बच्चे चैट बॉक्स में लगे हुए हैं, कोई कह रहा है मॉड्यूल्स कब तक आएंगे, कोई कह रहा है डीपीपी में क्वेश्चन नंबर 3 कैसे आया। आई डोंट नो बेटा कि आप क्या सोच के आए हैं डाउट क्लास में। मैंने डाउट क्लास का मतलब भी आपको बता दिया है, मैंने बोल भी दिया कि चैट बॉक्स को मिनिमाइज करिए। आप इसके लिए क्लास में आए हैं, ये पढ़िए, ना कि आप चैट करने आए हैं। चैट करने आए हैं तो बेटा उसके लिए तो हजारों सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, वहां पे जाते हैं आप। ठीक है, जो पढ़ाया जा रहा है प्लीज उसके ऊपर ध्यान दें। ठीक है, चलिए चलिए। वाह भाई वाह, लगे रहिए, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, राम क्या है, मास ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय बच्चे 1 AMU। मास ऑफ वन एटम 1 AMU। क्या 1 AMU को ऐसे लिख सकता हूं 1/12 इंटू 12/Na। आप चाहें तो इसे 1/Na भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या सबको पता है आम किसके बराबर होता था? यस सर, राम इंटू 1 AMU। राम ये रहा जो ऊपर लिखा है आप लोगों ने, मास ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय 1 AMU। ये राम लिखा है आपने, और यहां पर भी 1 AMU आना। ठीक है सर, मैं गाम लिख रहा हूं। क्या गाम सबको पता था? आम इंटू Na होता है। पहले आम लिखो, उसको Na से मल्टीप्लाई कर दो। क्या ये पूरा आम है? लिखो सर, इसको दोबारा लिखो। नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं है, यहीं से शुरू कर रहा हूं, नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं। गाम इज इक्वल टू आम इंटू Na। आम ये था, मास ऑफ वन एटम 1/12 इंटू 12/Na इंटू 1/12 इंटू 12/Na। यहां तक आम लिखा है बस मैंने, आम को किससे मल्टीप्लाई करना है? Na से। कर लो, ध्यान से सुनना समझना। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है आम क्या है? दैट इज एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, मास ऑफ वन एटम इन ग्राम। बेटा इसका मतलब आपने क्लासेस जो हैं वो थोड़ा सा अच्छे तरीके से नहीं देखी हुई, आप उनको दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या बेटा, क्या मैं इससे ये कैंसिल आउट कर सकता हूं? हाँ सर कर लो, कोई टेंशन नहीं। इससे कैंसिल आउट कर सकता हूं, कर लो। क्या ये राम है? क्या ये राम है? यानी कि गाम राम के बराबर ही होता है इन ग्राम, इन ग्राम। ठीक है, यानी कि अगर राम 44U आया तो गाम क्या होगा? 44 ग्राम। अगर राम 32U आया तो गाम क्या होगा? 32 ग्राम। ये वैसे भी आप लोगों को पता था। ठीक है, ये वैसे भी आप लोगों को पता था। ठीक है, चलिए 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 चलिए। ठीक है, यहां तक तो सबको समझ आ गया। ठीक, बस बात का ख्याल रखना, बात का ख्याल रखना। दिस इज राम, मास ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय 1 AMU। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, मास ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय 1 AMU, है ना? ठीक है, वो क्या हो गया? गाम। ठीक है, अब डेफिनेशन चेंज कर देते हैं जिस पे आपकी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी? इफ
1 AMU इसके बराबर था 1/x इंटू 12/Na। ठीक, तो बेटा राम क्या था सर? राम तो होता था मास ऑफ 1 एटम डिवाइडेड बाय जो भी AMU की डेफिनेशन होगी। क्या AMU यही है? क्या AMU यही है? यस सर। सर आम लिखो। आम क्या होता था? राम इंटू 1 AMU। क्या राम ये लिखा हुआ है? मास ऑफ 1 एटम 1/x इंटू 12/Na। क्या नए AMU की डेफिनेशन यही है? 1/x इंटू 12/Na। यहां तक तो क्लियर हो गया जी, ये आपने आम लिखा है। ठीक, नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं, नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है गाम। गाम किसके बराबर होता था? आम इंटू Na। पिछले पेज से यही लिखा है हमने, आम। ठीक, यहां तक किसी को कोई इशू ना था ना है। ये तो ऐसे मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, सच्ची बात बताऊं तो मैं तो यहीं से शुरू कर सकता था। ठीक है, बट फिर भी मैंने सोचा कि चलो एक बार शुरू से बता देते हैं, कोई बात नहीं, अपने ही बच्चे हैं। ठीक है, दोबारा भी बता देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। क्या मेरे बच्चे, क्या मैं इस Na से इस Na को कैंसिल आउट कर सकता हूं? हाँ कर दो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, क्या ये 1/x है? 1/x है। डिनोमिनेटर को x से डिवाइड किया हुआ है, क्या ये x ऊपर चला जाएगा? क्या ये x ऊपर चला जाएगा? यस सर, x यहां पे आ जाएगा। x इंटू मास ऑफ 1 एटम। ठीक, सिमिलरली डिनोमिनेटर को Na से डिवाइड किया हुआ है, क्या वो भी ऊपर चला जाएगा? यस सर। क्या यहां पर 12 आ जाएगा? और ये देखना, ये एज इट इज लिख रहा हूं 1/x इंटू 12। क्या बेटा 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया? यस सर। क्या x से x कैंसिल आउट हो गया? यस सर। क्या गाम ये आ गया? क्या गाम ये आ गया? मास ऑफ 1 एटम इंटू Na। क्या ये गाम राम के बराबर है? क्या ये गाम राम के बराबर है? क्या ये गाम राम के बराबर है? यस और नो? एक बच्चा कह रहा है एम्पिरिकल फॉर्मूला। मैंने एम्पिरिकल फॉर्मूला अभी डिस्कस करना है क्लास में। क्या ये गाम राम के बराबर है? क्या ये गाम राम के बराबर है? यस और नो? सब जाने नो लिख रहे हैं। मैं फिर भी इस पे टाइम लगाना चाहता हूं, 1 मिनट और, 1 मिनट और, 1 मिनट और। मैं इसी लाइन को अगले पेज में दोबारा लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। मैं फिर भी एक, हालांकि सबने आंसर दे रहे हैं, बच्चे नो दे रहे हैं, आप भी चैट पढ़ पा रहे होंगे, मैं भी यहां चैट पढ़ पा रहा हूं, तो इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। फिर भी मैं इस पे टाइम लगाना चाहता हूं, 1 मिनट और बस, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। ठीक है, प्लीज अगले पेज पे बेटा यही वाली लाइन दोबारा लिख रहा हूं। गाम मास ऑफ 1 एटम बाय 1x बाय 12 इंटू Na। यहां पर 1/x इंटू 12/Na इंटू Na। वही वाली लाइन को दोबारा लिखा, कुछ नया नहीं लिखा है। ठीक है, अब देखिए, कोई बच्चा यह भी कह सकता है सर आप ना एक इस Na से इस Na को कैंसिल आउट कर दो। ठीक, और ये तो राम है ना सर ये तो राम है ना। मैं कहूंगा हाँ भाई ये तो राम है, तो गाम किसके बराबर आ गया सर? राम इंटू 1/x इंटू 12/Na। अब फिर बच्चे के दिमाग में डाउट आ गया, फिर दिमाग में डाउट आ गया, क्या
सर राम बदलता है ना, मैं कहूंगा हाँ भाई राम तो बदलता है 1 EMU की डेफिनेशन चेंज करने से। तो सर गाम भी बदलेगा। देखो गाम क्या लिखा है आपने, ये सॉरी सॉरी, ये ना ये नहीं आना था, ये नहीं आना था, सॉरी, ठीक है, ये नहीं है क्योंकि एन से एन कैंसिल आउट कर चुका हूं, ठीक है। अब देखो फिर बच्चे के दिमाग में डाउट आ गया, क्या राम बदलेगा? यस सर, राम बदलेगा तो ऑब्वियसली गाम भी बदलेगा। भाई जो राम में चेंज आया है, जो राम में चेंज आया वही यहां पर चेंज आया, तो दोनों ओए 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 ओए, ये क्या कर दिया मैंने, हाँ ठीक है, जो राम में चेंज आया वही यहां पे चेंज आया, जिससे आपने चीज को डिवाइड किया उसी चीज से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब नो चेंज, इसका मतलब नो चेंज। क्या आपने इसको ऐसे ही लिखा ना, मास ऑफ 1 एटम, फिर वही 1/x इंटू 12/Na, जो चेंज आपके यहां पे लेके आए हो क्या वो चेंज ही यहां पे लेके आए हो? ये देखो ये Na तो ऊपर चला जाएगा, ये Na तो ऊपर चला जाएगा, ये Na तो ऊपर आ गया, ठीक है। जो चेंज यहां पे वही चेंज यहां पे, हो गए कैंसल आउट, हो गए कैंसल आउट, ठीक है, ठीक है। क्या अब ये क्लियर है? यस और नो, यस और नो। मैं वेट कर रहा हूं आप सबके आंसर का। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आंसर चैट बॉक्स में आप देख पा रहे हैं, ठीक है, कि 99% से भी ज्यादा बच्चों के आंसर यस है। मेरे ख्याल से 100% ही है, बट फिर भी मैं एक बार वो रख रहा हूं केक। ठीक है जी, ठीक है, चलिए 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 चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इतना पता चल चुका है, अब इसके ऊपर ना कभी हम दोबारा बात नहीं करेंगे, ठीक है। डाउट ग्रुप में बता दिया गया, यहां पर भी बता दिया गया, प्रूफ भी कर दिया गया, लाइव क्लास में भी प्रूफ किया गया था, बट चलो वहां पर कोई प्रॉब्लम आ गई थी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। ओए ये कहां से आ गया, प्लीज ये देखिए, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, उसी के ऊपर जो हमने पढ़ा वही वाला क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? हाउ विल द ग्राम एटॉमिक मास विल चेंज। ग्राम एटॉमिक मास में क्या चेंज आएगा अगर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास आधा हो जाए नॉन कन्वेंशनल स्केल पे? क्या ग्राम एटॉमिक मास में कोई चेंज आएगा? क्या ग्राम एटॉमिक मास में कोई चेंज आएगा? अगर आपने रिलेटिव एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास को चेंज कर दिया, यानी कि 1 AMU की डेफिनेशन को चेंज कर दिया, क्या ग्राम एटॉमिक मास में कोई चेंज आएगा? क्या ग्राम एटॉमिक मास में कोई चेंज आएगा? यस और नो? अब आज ही प्रूव किया है, दिखाओ दिखाओ, ये देखो कहां गया, ये देखो, पहले तो पुराने वाला गाम देखो, पुराने वाला गाम देखो, पुराने वाला गाम कहां गया मेरे बच्चे? ये रहा, ये देखना, ये लाइन जो है, ये लाइन जो है, ये वाली लाइन, इसी को मेरे बच्चे मैं दोबारा लिख रहा हूं सिर्फ आपके लिए। ये कैंसल आउट, ये Na ऊपर चला जाएगा। क्या ये जब डेफिनेशन 1/12 थी, गाम ये था, यस और नो? जब डेफिनेशन 1 AMU की 1/12 थी, गाम ये था, ठीक, हमने डेफिनेशन चेंज कर दी, आज ही की है, कोई दूर की बातें थोड़ा बता रहा हूं, हमने डेफिनेशन चेंज कर दी। क्या अभी भी देख लो, गाम यही है, मास ऑफ 1 एटम इंटू Na, मास ऑफ 1 एटम इंटू Na। पहले भी गाम मास ऑफ 1 एटम इंटू Na था, अब भी गाम मास ऑफ 1 एटम इंटू Na है।
हालांकि डेफिनेशन तो चेंज कर दी, 1/x की 12th की जगह 1/x कर दिया, ठीक है। इसका मतलब ग्राम एटॉमिक मास में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ग्राम एटॉमिक मास में कोई भी चेंज नहीं आएगा, इट विल रिमेन सेम। पहले भी काम यही था जब डेफिनेशन 1/12 थी, मास ऑफ वन एटम इनटू Na। जब डेफिनेशन चेंज कर दिया आपने, 1/12 कर दी। दोनों आज ही प्रूव किए हैं, दोनों मैंने अभी अभी दिखाए हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि ओ सर पता नहीं उस दिन किए थे आपने, आज क्वेश्चन पूछ रहे हो, इतने दिनों बाद कैसे याद होगा, मैं तो रिवाइज ही नहीं करता। जी 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 जी, ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है, चलो 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 चलो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, जो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इस लाइव डाउट क्लास का मतलब यह है कि वो टॉपिक या वो क्वेश्चन जिसमें मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम आई थी, हम वो चीजें डील करने के लिए लाइव डाउट क्लास लेते हैं। नहीं तो हमारे पास डाउट क्लास के लिए, सॉरी, डाउट के लिए आपके पास दो मैकेनिज्म और हैं। एक है आपका डाउट ग्रुप, एक है आपका जो आपको गूगल फॉर्म के थ्रू स्टार्ट ही हुआ है अभी हमारा। नेक्स्ट, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बताइए CO2 का। अगर 1 AMU की डेफिनेशन चेंज कर दी है, 1/x कर दी है, 1 AMU की डेफिनेशन क्या कर दी है, 1/x कर दी है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। एक बच्ची कह रही सर फिर से दोबारा कंफ्यूजन हो गया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है, लगे रहिए मेरे बच्चे, ठीक है। RMM, न्यू RMM पूछा हुआ बेटा। जब 1 AMU की डेफिनेशन क्या है, 1/x ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, 1/x की जगह 1/6, 1/x की जगह 1/6, इसका मतलब x इज इक्वल टू 6 है, x इज इक्वल टू 6 है, ठीक है। 1/6 ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। अगर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास CO2 का कन्वेंशनल स्केल पे 44U था बेटा, ऐसे क्वेश्चन क्लास में किए हुए थे, बट डाउट ग्रुप में डाउट बहुत बार आया था ये, तो हमने सोचा दोबारा बता दें। क्या फॉर्मूला यही था, A' इज इक्वल टू A इंटू x/12। ये है नया रिलेटिव एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, भाई डिपेंड कर रहा है एटम के बारे में बात कर रहे हो या मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हो। ये क्या था, एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कन्वेंशनल स्केल पे, ये कन्वेंशनल स्केल पे, ये नॉन कन्वेंशनल स्केल पे। x की वैल्यू ऑलरेडी बता चुका हूं, 1/x की जगह क्या लिखा हुआ है, 1/6, ठीक है जी। बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी दे दिया, मैं जानता हूं जी, ठीक है। तो चलिए, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या कन्वेंशनल स्केल पे दे रखा है, यस सर 44। x की वैल्यू अभी इसी क्वेश्चन में 4 बार मैंने बताई, डेफिनेशन 1/x होती है, 1/x की जगह 1/6 लिखा हुआ है, तो x कितना हो गया, 6/12। क्या आंसर जो है 22U आ जाएगा। क्या ये भी क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है जी, चलिए 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 चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन ये भी बहुत बार उसमें पूछा गया था अपने डाउट ग्रुप के अंदर, तो उसको डील करते हैं, ठीक। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। जहां पर बेटा हमने मोल कॉन्सेप्ट समझाया, मोल की डेफिनेशन से पहले ही मैंने एक चीज बताई थी। क्या बताया था, क्या बताया था, मोल एक नंबर है। जैसे डजन का मतलब होता है 12, मोल का मतलब होता है एवोगाड्रो नंबर, मोल का मतलब होता है एवोगाड्रो नंबर, यानी कि मोल का मतलब क्या है, 6.022 कह लो, 6.023 कह लो, ठीक है। मैंने बताया था दोनों ऑलमोस्ट सेम है, इंटू 10⁻23, ठीक है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, क्या 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं, वही 6.022 कह लो, 6.023 कह लो, तो ये तो करेक्ट है। क्या 1 मोल का मतलब यही है, Na इलेक्ट्रॉन्स, पता है ना, एवोगाड्रो नंबर को Na भी बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर को Na भी बोलते हैं, ठीक। यानी कि 1 मोल का मतलब क्या है, Na इलेक्ट्रॉन्स भी हैं जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है।
अब बोन ऑफ कंटेंशन जो था, यानी कि ये भी आंसर तो है, ये भी है, एक ये था 0.55 मिलीग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ध्यान से सुनिए, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 12th पास करके आए हैं, इतनी बुरी हालात नहीं होगे कि एक इलेक्ट्रॉन का मास भी ना पता हो, इतना सबको पता होता है जी। ठीक है, क्या इतना ही होता है बेटा? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। या अगर ग्राम में लिखना है, अगर आपने इसको ग्राम में लिखना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, इसी लाइन को दोबारा लिख रहा हूं नेक्स्ट पेज पे, इसी लाइन को, कोई नई लाइन नहीं है। ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना, या ऐसे लिख सकता हूं 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम हैज इलेक्ट्रॉन्स कितने? 1। यही तो लिखा है पीछे कि एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, तो ऐसे भी तो लिख सकता हूं इतना मास एक इलेक्ट्रॉन का। ठीक है जी, ठीक ठीक, चलिए चलिए चलिए, ठीक है, ध्यान सुनिए ध्यान सुनिए। हमें कितने में पूछा हुआ है? 0.55 है ना, एक बार मैं चेक कर लूं। हाँ, 0.55 मिलीग्राम, 0.55 मिलीग्राम। बेटा पहली बात तो क्या मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना आता है? जब भी ग्राम को मिली में कन्वर्ट करना होता है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं जब ग्राम को मिली में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, और अगर मिलीग्राम को ग्राम में करना हो तो 10⁻³ से डिवाइड कर देते हैं, 10⁻³ से डिवाइड करने वाला 1000 से डिवाइड। लो भाई, अगर इतने ग्राम में एक इलेक्ट्रॉन है तो बताओ 0.55 मिलीग्राम, मिलीग्राम मतलब इतने ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सर ये कौन सी बड़ी बात है? दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10⁻28 इंटू 0.55 बाय 1000। क्या बेटा इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग? इसको सॉल्व करके देखेगा, अप्रोक्सीमेटली यही वैल्यू आएगी, अप्रोक्सीमेटली यही वैल्यू आएगी। क्या ये 1 मोल ही है? क्या ये 1 मोल ही है? ठीक, ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है, क्या आंसर आ चुका है हमारा डी? ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, इसका मतलब आंसर क्या होगा हमारा? डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई जल्दी जल्दी, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट बताइए। ठीक है, क्या ऑब्वियसली ये तो क्लियर है, 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। वही 6.023 लिखाओ, 22 लिखाओ, बात एक ही है, बता तो चुके। जैसे 1 डजन का मतलब 12 होता है, वैसे 1 मोल का मतलब होता है 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, मोलर मास इज द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, यही स्टेटमेंट रॉन्ग है। प्रूव करके देखते हैं, प्रूफ करके देखते हैं। देखो जरा, क्लास में शायद ये दूसरी या तीसरी क्लास में ऐसे 10 क्वेश्चन कराए थे, कम से कम 10 क्वेश्चन। ठीक है, शायद दूसरी क्लास थी या तीसरी क्लास थी, मेरे को अब याद नहीं है एक्चुअली। मोलर मास इज मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल एक दे रखा है, मास निकालना है, मॉलिक्यूल एक दे रखा है, मास निकालना है। अगर 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 मैं मास निकालूंगा और वो मोलर मास आया तो ठीक है, अदरवाइज रॉन्ग है। मॉलिक्यूल एक दे रखा है, क्या नंबर ऑफ मोल्स निकालने आते हैं? यस सर, नंबर ऑफ मोल्स निकालने आते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने आते हैं। जब भी मॉलिक्यूल दे रखे हो 1 पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, 1 डिवाइडेड बाय Na। ठीक है, क्या हमें मास निकालना है? यस। क्या नंबर ऑफ मोल्स का कोई और फॉर्मूला भी होता है मास की टर्म्स में? यस सर, मास बाय मोलर मास। क्या बेटा जो मास आ रहा है, क्या जो मास आ रहा है वो यही है, मोलर मास बाय Na, मोलर मास बाय Na। इसने तो बोला था मास क्या आना चाहिए? मोलर मास, यानी कि ये आना चाहिए। क्या ये आ रहा है? ये आना चाहिए, मास और मोलर मास इक्वल आने चाहिए। क्या ये आ रहे हैं? क्या ये आ रहे हैं? आंसर है नो, आंसर है नो। ठीक है, आंसर है नो।
इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है और यही हमारा आंसर है। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ही बतानी थी। ठीक है जी, चलिए ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। एक और कर लेते हैं सी पार्ट, अगर आप चाहते हैं तो। वैसे तो आंसर आ चुका है, ठीक है, बट फिर भी मोलर मास इज मास ऑफ 1 मोल। मोलर मास इज मास ऑफ 1 मोल। ये भी कॉपी में किया हुआ है जी हम लोगों ने, ये भी कॉपी में हम लोगों ने किया हुआ है। क्या मोल्स मास ऑफ 1 मोल, मोल्स 1 दे रखे हैं, मोल्स 1 दे रखे हैं। मोलर मास इज मास ऑफ 1 मोल, मोल 1 दे रखे हैं। क्या मोल का फॉर्मूला यही था? आ गया भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्या वाकई मास मोलर मास के इक्वली आया 1 मोल के लिए? स्टेटमेंट सी भी क्या है? करेक्ट। स्टेटमेंट सी भी क्या है? करेक्ट। ठीक, चलिए चलिए चलिए, ठीक है जी, ठीक है ठीक। चलिए, एक बच्चा पूछ रहा है राम यूनिटलेस होना चाहिए। मैंने जब क्लास ली थी, मैंने बेटा 6 बार ये लाइन बोली थी। शायद उस दिन कानपुर में हड़ताल चल रही थी, इस कारण आपको पता नहीं चल पाया होगा। राम यूनिटलेस ही होता है, बट आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? पता कैसे चलेगा कि राम ही लिखा गया? क्योंकि आम तो ग्राम में लिखा जाता है और गाम भी ग्राम में लिखा जाता है। पता कैसे चलेगा कि ये राम ही लिखा गया है? इस कारण उसके आगे AMU या U लगाया जाता है। ठीक है, चलिए 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 चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। व्हाट इज द चार्ज ऑन, व्हाट इज द चार्ज ऑन 16 AMU ऑफ ऑक्साइड आयन? 16 AMU ऑफ ऑक्साइड आयन। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है क्या गाम मॉलिक्यूलर मास सेम है? गाम और मॉलिक्यूलर मास सेम है। गाम की फुल फॉर्म क्या? ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, और उसको बोल रहे हो मॉलिक्यूल, एटम मॉलिक्यूल, मतलब कि क्वेश्चन का भी कोई सेंस नहीं है। हाँ, अगर आप ये बोल सकते थे ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर मास में क्या फर्क है। जैसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मैं पहले आपका एक क्वेश्चन ले लूं क्योंकि बच्चे ने पूछा है। जैसे मॉलिक्यूलर मास मैं फाइंड आउट कर रहा हूं CO2 का, वो होता है 44U, यानी कि रिलेटिव के बारे में बात हो रही है। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जिसे मोलर मास भी बोलते हैं, वो 44 ग्राम है। मेरे ख्याल से मतलब क्लियर हो गया आपको। मॉलिक्यूलर मास वो RMM है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है, और GMM दैट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने इतनी देर में आंसर दे भी दिए। ठीक है, चार्ज पूछा हुआ है 16 AMU ऑफ ऑक्साइड आयन। क्या बेटा 16 AMU RAM, अगर मैं ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड का निकालूं या ऑक्सीजन का निकालूं, क्या वो इसी के बराबर आता है? इसी के बराबर आता है। 16U कह लो, 16 AMU कह लो, मर्जी आपकी है, या 16 लिख लो, मर्जी आपकी है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है सर, क्या आपको पता है, क्या आपको पता है राम की डेफिनेशन क्या है? रिलेटिव मास ऑफ 1 एटम, रिलेटिव मास ऑफ 1 एटम। इसका मतलब 16 AMU में 1 है, 16 में 1 है, 16 में 1 है। तो यहां पर 16 AMU में नंबर ऑफ कितने हो गए? नंबर ऑफ ऑक्साइड कितने हो गए? दैट इज 1। ठीक है, यहां पर 32 होता, 16 में 1 है तो 32 में कितने होते? 2। यहां पर 96 होता, 16 में 1 है तो 96 में कितने होते? 6। सबसे पहले तो नंबर ऑफ आयंस पता चल गए 1। अब इसके ऊपर चार्ज बताना है, अब इसके ऊपर चार्ज बताना है। कैसे बताएंगे? क्या इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं, तो ऑब्वियसली चार्ज कितना आ गया इसके ऊपर? 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। चार्ज ऑन 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये भी पता होगा जी। ठीक है, 12th पास करके आए हैं, इतने बुरे हालात हो ही नहीं सकते, कोई भी हो चाहे। यही था 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। लो भी, क्या ये भी क्लियर है बेटा? एक बच्चा पूछ रहा है कि कार्बन एटम ही क्यों रेफरेंस की तरह यूज किया जाता है? बेटा क्लास लेते नहीं हो क्या? जिस भी दिन, ठीक है,
क्लास ली गई थी उसमें बताया था कि कार्बन ही क्यों चूज किया गया। वो एक एग्जाम्पल लिया था क्लास का जिसमें 20 किलो वाला बच्चा भी था, 40 वाला भी, 60 वाला भी, 80 वाला भी, 100 वाला भी। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए। एक बच्चा कह रहा है सर जब पहली बार किया था तब यहां पर Q इज इक्वल टू एन ही लगा दिया था। मैंने अभी भी वही लगाया, मैंने अभी भी वही लगाया। ये रहा एन, ये रहा ई, लो एन ही लगाया अभी भी। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। कोई बच्चा कह रहा है कि कुछ बच्चे क्लास में सोते हैं। नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि कोई बच्चा क्लास में सोता है, ठीक है। हाँ, क्लास लेते टाइम आप सीरियस कितना है उसी के ऊपर डिटरमाइन करेगा कि अगले साल रैंक कौन सा आने वाला है, ठीक है। तो आप क्लास में अगर सीरियस रहेंगे, नोट्स बनाएंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है, तब ही बात आगे बढ़ेगी। अगर आप सोचें कि आपने सिर्फ पीडब्ल्यू में एडमिशन ले लिया है, आपने 4,000 रुपए जो हैं वो दे दिए हैं और अगले साल मेडिकल की सीट आपका वेट कर रही है, अब आपको कुछ नहीं करना है, 4,000 रुपए दे दिए, अब नाउ एंजॉय, सिट एंजॉय एंड रिलैक्स, ठीक है। तो आप गलत फहमी में, आप गलत फहमी में, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक। एक बच्चा कह रहा है कंजर्वेशन एंड नॉन कंजर्वेशन बता दीजिए। ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं मैंने पिछले वीक में, कंजर्वेशन नॉन कंजर्वेशन। आपने बेटा पढ़ा होगा कहीं पे, एटलीस्ट केमिस्ट्री में तो नहीं पढ़ाया मैंने, ठीक है। हो सकता है फिजिक्स में, बायो में सर ने कुछ पढ़ाया हो, आप उसका डाउट मुझसे पूछ रहे, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मास ऑफ, यानी कि मास निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, विच कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स आ रहा है यहां पे, जिसके अंदर उतने ही मॉलिक्यूल हैं, जिसके अंदर उतने ही मॉलिक्यूल हैं जितने की 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में है। मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। बेटा पहले राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं, फिर लेफ्ट के बारे में बात करेंगे। पहले राइट के बारे में, क्या हमें मास दिया गया है? यस सर। जब भी मैंने, फिर वही बात, मास दिया गया, मॉलिक्यूल पूछे हुए हैं, उस दिन क्वेश्चन कराए थे ना, मास, पार्टिकल और वॉल्यूम में से कोई एक चीज दी होगी, कोई दूसरी चीज पूछी होगी। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते थे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के, मास बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक। मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं, क्या नंबर ऑफ मोल्स का कोई एक और फॉर्मूला होता है? यस सर, फॉर्मूला होता है एक और, नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला होता है। सर वो कौन सा फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूल की टर्म में? दैट इज मॉलिक्यूल्स बाय Na, मॉलिक्यूल्स बाय Na। क्या यहां से मॉलिक्यूल्स पता चल गए ऑक्सीजन के? यस सर, पता चल गए। जितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हैं, कितने हैं सर? पहले तो यही बता दो कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज 40/32, 5/4 इंटू Na, 5/4 इंटू Na। जितने मॉलिक्यूल ये आए उतने ही मॉलिक्यूल CO2 के। अब उसका मास निकालना है, अब उसका मास निकालना है। जब भी किसी चीज के मॉलिक्यूल दे रखे हो, मास निकालना आता है? यस सर, आता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कितना लिखा हुआ था? 5/4 इंटू Na। क्या बेटा पहले उसके मोल्स निकाल सकता हूं? हाँ सर, निकाल लो। जब भी मॉलिक्यूल्स ये होते थे, पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, मोल्स आ गए। यस सर, मोल्स थोड़ा चाहिए, मास चाहिए। क्या मोल्स का कोई फॉर्मूला होता है? यस सर, मास बाय मोलर मास। मोल्स किसके आ गए? ये CO2 है ना, मेरे ख्याल से, चेक कर लूं मैं एक बार। हाँ, CO2 है। तो यहां पर मोलर मास भी किसका आएगा? CO2 का। ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी किसका आएगा? CO2 का। कितना होता है? 44। कितना होता है? 44। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, आ गया मास ऑफ CO2, आ गया मास ऑफ CO2 55 ग्राम। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे आंसर दे चुके हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है।
एक बच्चा कह रहा है सर PYQ की PDF दे दीजिए। ऑलरेडी दे दी आपको, ऑलरेडी दे चुके हैं PDF। आप अपनी ऐप में जाइए, ऐप में होम पेज पे जाइए। होम पेज होता है जो सबसे पहला पेज होता है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करिए, वहां पर लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ, ऐसे फोल्डर बना हुआ है नीट का, ठीक है। उस पर क्लिक करिए, ऑलरेडी है, ठीक है। चलिए 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 बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये भी एक कॉमन क्वेश्चन था जो क्लास में पूछा हुआ था डाउट ग्रुप में। डेंसिटी एयर की दे रखी है ग्राम पर ml, आपको वेपर डेंसिटी पूछी हुई है। क्या डेंसिटी का फॉर्मूला यही था बेटा? PM/RT, ठीक। क्या STP पर टेम्परेचर 273 केल्विन होता है? यस सर। प्रेशर 180 m होता है? यस सर। डेंसिटी भी आपको याद रखना, डेंसिटी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, 0.00129 ग्राम पर ml दी हुई है, हमें रखनी होती है ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक कुछ बच्चे जो हैं वो बोल रहे हैं कि सर NCERT भी पढ़ाइए। क्या चैप्टर फिनिश हो गया बच्चे? चैप्टर फिनिश हो गया? अगर चैप्टर फिनिश हो गया तो मुझे बता दो बेटा, मैं कल से सेकंड चैप्टर शुरू कर दूंगा। फिर आप कह देना मुझे कि आपने NCERT नहीं पढ़ाई, ठीक है। फिर आप कह देना, मैं आपकी बात पे एग्री भी करूंगा क्योंकि चैप्टर फिनिश हो गया, ठीक है। चैप्टर अभी फिनिश ही नहीं हुआ, तुम लोगों ने पहले ही झंडा उठा लिया हुआ है ना, तो कोई मतलब ही नहीं है उसका। चैप्टर फिनिश होने दीजिए। अगर NCERT नहीं हुई होगी आपको बोलना चाहिए और आप बोलिएगा भी, बट चैप्टर तो फिनिश होने दो ना, ठीक है, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है। डेंसिटी ग्राम पर ml में दी हुई है, हमें ग्राम पर लीटर में रखनी होती है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन हमने डेंसिटी के किए थे उसमें सब में डेंसिटी ग्राम पर लीटर में थी, ठीक है। मिलीलीटर को लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? याद रखना, याद रखना, ग्राम पर ml है, ml नीचे है, ml नीचे है। जब भी ml को लीटर में कन्वर्ट करना होता है तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं। फिर वही ml नीचे है, डिनोमिनेटर को अगर 1000 से डिवाइड करूंगा तो वो ऊपर चला जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा। लो बेटा डेंसिटी भी आ गई, डेंसिटी आ गई, P भी पता है, T भी पता है, R भी पता है। क्या M पता चल जाएगा? मोलर मास, अगर मोलर मास पता चल गया तो वेपर डेंसिटी पता चल जाएगी, पता है ना। ग्राम मॉलिक्यूलर मास या जिसे मोलर मास भी बोलते हैं, ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी होती है, ठीक है। तो डेंसिटी कितनी आ गई? 0.01293 इंटू 1000। प्रेशर 1, आर की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 273, मोलर मास निकाल लेंगे यहां से। और जो मोलर मास होता है वो ट्वाइस इंटू वेपर डेंसिटी होता है, ट्वाइस इंटू वेपर डेंसिटी होता है, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। क्या ये क्लियर है? अब फाइंड तो कर लोगे कम से कम, है? आंसर इसके आसपास का आएगा, 14.68 के आसपास का हो सकता है, 14.5 आए, 14.6 आए, 14.7 आए, तो आसपास तो यही ऑप्शन है, इसी से आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, ठीक। चलिए चलिए चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में था, बट बच्चों ने पूछा हुआ था दोबारा, तो हमने सोचा इसको कर लेते। इसी के साथ एक और क्वेश्चन था NO2 और N2O4 वाला, उसके बारे में आप चैट बॉक्स में पूछ रहे हो, आपने डाउट ग्रुप में भी पूछा था। उसमें बार बार आप बच्चों ने एक लाइन बोली हुई थी, ठीक है। NO2 और N2O4 वाले में आपने नंबर ऑफ मोल्स को 1 कैसे रखा, ठीक है। पहले ऐसा करता हूं, पहले उसी के बारे में बात करता हूं। ऐसा ही क्वेश्चन था ना कुछ, NO2 N2O4 और मैंने यहां पर नंबर ऑफ मोल्स को 1 रख लिया था, कुछ ऐसा ही था। पहले चेक कर लो क्या आप इसी के बारे में बात कर रहे हैं।
ठीक है जी, ठीक है। क्या आप इसी के बारे में बात कर रहे हैं? ठीक है जी, मैं वेट कर रहा हूं ताकि मुझे आपका आंसर मिले। मुझे आप लोगों का आंसर मिलेगा, मैं तभी आगे बढ़ूंगा। क्या यही वाला वो क्वेश्चन था जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? ठीक है, ठीक है, चलो बात करते हैं। ठीक है, सुनिए सुनिए सुनिए, मैंने मैंने लेट कर लिया कि यहां पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 है। ठीक है सर, फिर उससे फायदा क्या हुआ आपको? फायदा क्या हुआ आपको? ठीक है, मैंने इसके मोल्स मान लिए x, तो इसके कितने हो जाएंगे? 1 माइनस एक्स। ठीक ठीक। और यहां पर जो मैंने मास रखा था वो मोलर मास के इक्वल रखा था। बोन ऑफ कंटेंशन वही है आप लोगों के लिए। जो मेन प्रॉब्लम थी ना आपको, यही था कि इसके मास को मोलर मास के इक्वल कैसे रख लिया। भाई हम लोगों ने पढ़ रखा है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला किसके बराबर होता है? मास बाय मोलर मास। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स को, टोटल नंबर ऑफ मोल्स को 1 रख लूं, तो क्या मास और मोलर मास सेम हो जाएंगे? यस और नो? क्या मास और मोलर मास सेम हो जाएंगे? यस और नो? दूसरी बात मैंने कॉपी में भी लिखवा रखा है कि 1 मोल का मास मोलर मास के इक्वल होता है। आपकी कॉपी में भी लिखवा रखा है 1 मोल का मास मोलर मास के इक्वल होता है। ये मैंने आपकी कॉपी में भी लिखवा रखा है। तो बस वही किया मैंने, हो गई प्रॉब्लम सॉल्व कि n1 प्लस n2 को 1 कैसे रखा था। ठीक, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। वो जो क्वेश्चन था यहां पर ऑलरेडी मास के बारे में बता रखा है ना, तो यहां पर ऑब्वियसली मैं नंबर ऑफ मोल्स को 1 नहीं रख सकता। बड़ी सिंपल सी बात है यार, मेरे को गिवन है, वहां पर कुछ भी नहीं गिवन था उस क्वेश्चन में। वहां पर उस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन था, ना मोल्स के बारे में ना मास के बारे में। तो ध्यान से देखिए, अगर 100 ग्राम ऑफ मिक्सचर होगा, 100 ग्राम ऑफ मिक्सचर होगा, तो उसका 66% CO2 है। तो 66 ग्राम CO2 हो गया बेटे, और 34 ग्राम क्या हो गया? हाइड्रोजन। आपसे वेपर डेंसिटी पूछी हुई है मिक्सचर की। भाई वेपर डेंसिटी मिक्सचर की पता है इसी के बराबर होगी ना, जो कि मोलर मास होगा मिक्सचर का। सॉरी थोड़ा सा गलत लिख दिए, ठीक कर देते। ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर होता है? ट्वाइस इंटू वेपर डेंसिटी, ट्वाइस इंटू वेपर डेंसिटी। तो 2 उधर चला जाएगा, 2 इधर चला जाएगा। ठीक, वेपर डेंसिटी मिक्सचर की बस ये फाइंड आउट कर लो। अगर मैं मोलर मास, एवरेज मोलर मास मिक्सचर का फाइंड आउट कर लूं, उसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास वेपर डेंसिटी आ जाएगी मिक्सचर की। ठीक है, एवरेज मोलर मास कैसे फाइंड आउट करते थे? क्या एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला पता है ना? m1 n1 m2 n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। बस कर लो, ठीक है, कर लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, कल भी किया था, फिर दोबारा कर लेते हैं। फर्स्ट गैस मैं CO2 को मान रहा हूं, मोलर मास निकालना आता है सबको, 44 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स 66 ग्राम इसका था, नंबर ऑफ मोल्स मास बाय मोलर मास 1.5 आ गया। सेकंड गैस मैं H2 को मान रहा हूं, तो इसका मोलर मास सबको निकालना आता है 2 ग्राम। इसके नंबर ऑफ मोल्स मास बाय मोलर मास निकाल लो भाई, एवरेज मोलर मास, जिसको मोलर मास ऑफ मिक्सचर भी बोलते हैं। क्या m1 n1 m1 n1 m2 n2 m2 n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। क्या बेटा मोलर मास मिक्सचर का आ जाएगा? तो वेपर डेंसिटी आ गई मिक्सचर की,
मोलर मास ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय 2, मोलर मास ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है ऑलरेडी टॉट क्वेश्चन, ये मुझे भी पता है ऑलरेडी टॉट क्वेश्चन है, बट आप लोगों ने डाउट ग्रुप में भेजा ना, मैंने तो भेजा नहीं। मैं अपना नाम चेंज करके अमित महाजन की जगह शाहरुख खान रख के मैं तो डाउट ग्रुप में भेजता नहीं हूं ना ये क्वेश्चंस, आपने भेजे होंगे बार बार, है ना, इसी कारण ये लिया गया। ठीक है जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चों को पहले चैप्टर में ही सिलेबस की टेंशन होनी शुरू हो गई है। बढ़िया बेटा, बढ़िया, कीप इट अप। ठीक है, कोई कह रहा है कि चैप्टर कब खत्म होगा, कोई कह रहा है कि सिलेबस टाइम पे खत्म करा देना। भाई आप अपना काम कर लो ना यार, हमें अपना करने दो। ये जो सिलेबस की टेंशन है हमें होनी चाहिए ना। अगर मेरा सिलेबस पीछे जाएगा तो अथॉरिटी मुझसे पूछेगी ना कि भाई सिलेबस पीछे क्यों है, उसका क्या कारण है, क्या आपको क्लास बढ़ानी चाहिए या क्या करना चाहिए। आप बेटा अपना काम करो, मुझे मेरा काम करने दो, है ना। ऐसा करो, ऐसे जितने भी बच्चे हैं प्लीज आज मम्मी से अपनी नजर उतरवा लेना। मेरे को लग रहा है कोई ऊपरी हवा लग गई है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस टीचरों से पूछे नहीं जाते तब जब पहला चैप्टर चल रहा हो, जब पहला चैप्टर चल रहा हो यार, ठीक है। एक तो होता है आधा सिलेबस हो चुका हो, उस समय लगे कि हाँ यार हम सिलेबस से पीछे चल रहे हैं यार, फिर तो मैं मान सकता हूं, ठीक है, मान सकता हूं, आई कैन एग्री ऑन दैट, ठीक है। जब पहला चैप्टर चल रहा हो, एक हफ्ता हुआ हो, टीचर को कहा जा रहा है कि आप सिलेबस टाइम पे खत्म करा दोगे, बढ़िया है भाई, बढ़िया। अगर ऐसा कुछ होता ना, क्या पता नजर अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह पे नजर अलग अलग तरीके से उतारी जाती है। जैसे बोलते हैं कि एक, है ना, कि कोई नमक लेता है हाथ में और ऐसे सिर पे वार के उसको पानी में बहा देते हैं, है ना, कुछ कोई मिर्ची वाला करता है। मुझे लग रहा है मैं भी कोई नमक मगल लूं और ये जो सामने कैमरा लगा हुआ है इस पे वार के फेंक दूं ताकि सबकी नजर उतर जाए मेरे बच्चे, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह का आप अपना काम करिए। मैं कह रहा हूं आप पढ़िए, आप रिवाइज करिए, आप टाइम वेस्ट मत करिए, हैं, आप चैट बॉक्स में मत लगे रहिए, ठीक है। टीचर से पूछा जा रहा है आप सिलेबस कब खत्म करा दोगे, भाई उसका शेड्यूल है हमारे पास मेरे बच्चे, ठीक है। अगर मान लो आज से 4 चैप्टर के बाद अगर मैं पीछे होऊंगा, अगर मैं सिलेबस से पीछे होऊंगा, और पीछे होने का भी मतलब बता दूं, पीछे होने के 2 मतलब होते हैं। एक तो होता है 1-2 क्लास पीछे होना, उसे पीछे होना नहीं बोलते, पहली बात तो मैं बोल दूं आपको, ठीक है। 1-2 क्लास पीछे होना या 3 क्लास भी पीछे होना, उसे पीछे होना नहीं बोलते, ठीक है। इतना हो जाता है, ठीक है। ये इंसान है, हम लोग भगवान, मशीन नहीं है ना, पहली बात तो कि मशीन होता, मशीन में एंटर करो आउटपुट आ जाएगा। कभी कभी अभी डाउट क्लास ले रहे हैं, ठीक है, बीच में बात करनी पड़ रही है ना। इसी तरह से जब क्लास होती है, जब लगता है कि यार पिछली क्लास में बच्चों को थोड़ा कम समझ आया तो अगली क्लास में और ज्यादा क्वेश्चंस ले लेते हैं ताकि उनको और ज्यादा समझ आए, तो इतनी एडजस्टमेंट चलती है। 1, 2, 3 क्लास चलती है, 4 भी हो सकती है। हाँ भाई ऐसा हो, चलनी चाहिए थी 24th क्लास, चल रही है 14th क्लास, सिलेबस पीछे है भाई, मैं खुद मानूंगा सिलेबस पीछे, ठीक है। और उस समय क्या करना चाहिए वो मैं देखूंगा, आप क्यों देखोगे, आप क्यों टेंशन लोगे। कुछ टेंशन अपने टीचर के लिए भी छोड़ दो, उसको लेने दो टेंशन, आप पढ़ो अपना आराम से, ठीक है। जितना काम आपको कहा गया आप अपना काम करिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। मैं आपके पता चले आपके घर पहुंच जाऊं अभी, ठीक है, और देखूं कि बाल बिखरे हुए हैं आप सबके, मुंह धोया नहीं है सुबह से और लाइव डाउट क्लास में बैठे हुए यौन कर रहे हो, है ना, और मैं आपको समझाने आऊं कि यार ये कोई तरीका है क्या, नहीं है ना। वो आपका प्रेरोगेटिव है, आपने लेट के क्लास लेनी है, ठीक है। आप इस समय पता चले किचन में रोटी बनाते हुए क्लास ले रहे हो, आपका प्रेरोगेटिव, आप करिए, मैं थोड़ा कहूंगा उसमें आके, ठीक है। जो मेरा काम है मुझे करना है, आप अपना काम करिए बच्चे। चलो ये देखो एक और महारथी कह रहा है, ठीक है, कह रहा सर डिटेल में पढ़ाइएगा प्लीज, ठीक है, ठीक है। चमत्कार को नमस्कार, ठीक है जी। वापिस आ रहे हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन बड़ा अच्छा था एक्चुअली, है ना, ठीक है, वाकई अच्छा क्वेश्चन था जो डीपीपी में दिया गया था और मुझे पता था कि इसमें प्रॉब्लम आएगी, इसी कारण हमने इसको डाउट क्लास में रखा, ठीक है। पहली बात,
तो कोई आयरन का कैप्सूल है, ये रहा कोई कैप्सूल 400 मिलीग्राम का, ठीक है। इस कैप्सूल के अंदर 100 मिलीग्राम ऑफ फेरस फ्यूमरेट है। फेरस फ्यूमरेट का फॉर्मूला दे रखा है, ये कोई कंपाउंड है फेरस फ्यूमरेट, वो 400 मिलीग्राम ऑफ कैप्सूल के अंदर 100 ग्राम फेरस फ्यूमरेट है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ आयरन प्रेजेंट इन इट, इसके अंदर परसेंटेज ऑफ आयरन बताने का, परसेंटेज ऑफ आयरन इन कैप्सूल बतानी है। कैप्सूल में आपको परसेंटेज ऑफ आयरन बतानी है। भाड़ में जाए कैप्सूल, मुझे इसमें परसेंटेज निकालनी आती है ना। इसका फॉर्मूला हम लोगों ने कल ही पढ़ा था, इसका फॉर्मूला इसमें निकालते हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। क्या परसेंटेज ऑफ आयरन इन CHCOO का होल ट्वाइस Fe, इसका फॉर्मूला कल हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। उसी को मैं लिख रहा हूं अगले पेज पे क्योंकि स्पेस नहीं है मेरे बच्चे। क्या परसेंटेज ऑफ आयरन इन CHCOO का होल ट्वाइस इज इक्वल टू, क्या यही आएगा 1 इंटू मास ऑफ Fe, ठीक, डिवाइडेड बाय क्या आना था, मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100, ठीक है। ऐसे निकालेंगे परसेंटेज, ऐसे ही निकालेंगे परसेंटेज। पहले इतना रिप्लाई करो यस और नो। ठीक है जी, कुछ बच्चों ने आंसर भी बता दिया। ठीक है जी, ठीक है। क्या कंपाउंड का जो मास है, कंपाउंड का जो मास है, क्या वो 100 मिलीग्राम रखा हुआ है? 100 मिलीग्राम है ना, हाँ 100 मिलीग्राम। क्या मिलीग्राम को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे? यस सर। क्या यहां पर 100 आएगा? यस सर। क्या यहां पर ये 56 आएगा? यहां पर 56 आएगा। कुछ गड़बड़ है शायद, कुछ गड़बड़ है। मैं एक बार क्वेश्चन चेक करूं, एक मिनट रुको, मेरे को लग रहा है शायद क्वेश्चन जो मैंने लिखा है, जो मैंने क्वेश्चन लिखा है और जो मैंने कहां से लिखा है, लेट मी चेक इट वंस, लेट मी चेक इट वंस। हाँ 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 हाँ, मास ऑफ कंपाउंड ना, सॉरी ये गलत लिखा है, सॉरी है, मास ऑफ कंपाउंड। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, ये आएगा ना टोटल मोलर मास। हाँ 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 हाँ, मैं रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आराम से आराम से आराम से। गलती यहां पे हुई है, गलती यहां पे हुई है। ये मास ऑफ कंपाउंड में अगर इसको 56 रख लिया है तो नीचे मोलर मास रखूंगा ना, इसका मोलर मास रखूंगा। ध्यान से ध्यान से, आयरन का 56, कार्बन कितने हैं यहाँ पे 12 और 12 कितने हो गए 24, 24 को 2 से करूंगा 48, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितने हैं 32 इंटू 2 64, 64 प्लस 2 कितना होता है 66, 66 48 56, 6 और 8 कितना हो गया 14 और 6 20, 8 और 4 12 17। हाँ ठीक है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
ये गलती थी, नीचे इतना ध्यान नहीं दिया। 170 170 170, ठीक है ठीक है ठीक। चलिए 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 चलिए, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करें अब? कैलकुलेटर 5600 डिवाइडेड बाय 170, 32.94%, 32.94%। ठीक है ठीक है ठीक है, ध्यान सुनना ध्यान सुनना ध्यान सुनना। अब आराम से सारी बात सुन लेना, ठीक है। परसेंटेज ऑफ आयरन इन CHCOO का होल ट्वाइस Fe इज 32.94%। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्या क्या अगर ये 100 मिलीग्राम होता तब भी परसेंटेज इतनी ही होती? यस सर। उसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर 170 परसेंटेज तो वही रहेगी भाई, कि परसेंटेज चेंज हो जाएगी, ठीक है। आपके 8 मार्क्स आए आउट ऑफ 10 या 80 मार्क्स आए आउट ऑफ 100, परसेंटेज क्या रहेगी? सेम, ठीक। ये परसेंटेज आई है 100 मिलीग्राम में। हमें कितने में निकालनी है? हमें कितने में निकालनी है? मास ऑफ कैप्सूल कितना था? 400 मिलीग्राम में, 400 मिलीग्राम में। अगर 100 के अंदर इतना है तो 400 के अंदर कितना होगा? यही 400 के अंदर कितना होगा? ठीक, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इस 400 मिलीग्राम के अंदर 100 मिलीग्राम ऑफ ये CHCOO का होल ट्वाइस Fe, उसके अंदर परसेंटेज ऑफ आयरन है 32.94%। मैं रिपीट कर रहा हूं, 2 या 3 बार रिपीट करूंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। ये कैप्सूल है, हमें कैप्सूल में परसेंटेज निकालनी थी, छोड़ो इसे। क्या हमने इसमें परसेंटेज निकाली? ये आई 32.94%, ठीक ठीक। बट हमें निकालनी है कैप्सूल में। क्या हमने 4 टाइम्स मास बढ़ा दिया? यस सर, 100 से 400 हो गया। क्या परसेंटेज 4 टाइम्स कम हो जाएगी? क्या परसेंटेज 4 टाइम्स कम हो जाएगी? क्या आंसर अप्रोक्सीमेटली 8% आएगा? मैं इसको समझाता हूं कैसे, मैं इसको समझाता हूं कैसे, ठीक है। मैं इसको समझाता हूं कैसे, ठीक है ठीक है। ध्यान से सुनिए कैसे कैसे। अगले पेज पे, अब की बार आपका एक टेस्ट हुआ, उसमें आपके मार्क्स आए 80। कितने मार्क्स आए? 80 मार्क्स आउट ऑफ 100। पापा ने पूछा परसेंटेज कितनी है, आप कैसे निकालोगे? 80 बाय 100 इंटू 100, कितने आ गए? 80%, ठीक। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपके मार्क्स आए 80 आउट ऑफ कितने आए? 100, ठीक है। परसेंटेज तो आपको पता ही है, 80% आ जाएगी, ठीक है। अगली बार फिर टेस्ट हुआ दोबारा, ठीक है। मार्क्स अब की बार भी 80 आए हैं आउट ऑफ, मार्क्स अब जो टोटल मार्क्स थे, टोटल मार्क्स थे, अब वो 400 हो गए। मार्क्स पिछली बार भी 80 थे, अब की बार भी 80 है, ठीक है। परसेंटेज कितनी हो गई है? परसेंटेज कितनी हो गई है? क्या 20% हो गई है? क्या 20% हो गई? वही किया हम लोगों ने, वही किया हम लोगों ने। मैंने बता दिया जी कम कैसे हुआ। बताते हैं जी, बताते हैं, स्ट्रैटेजी भी बताते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं स्ट्रैटेजी बताते हैं, बताते हैं। पहले डाउट क्लास लेने, स्ट्रैटेजी की क्लास नहीं है ये, पहले डाउट ले लें, ठीक है जी। क्या ये क्लियर है सभी को? क्योंकि चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे मैं तभी आगे बढ़ पाऊंगा। ठीक है जी, ठीक है ठीक। बच्चे कुछ कह रहे हैं,
एक आध बार रिपीट कर दिए। रिपीट यही है यार कि अगर आपके 80 मार्क्स आए आउट ऑफ 100, परसेंटेज 80 है। मार्क्स अभी भी 80 आए हैं बट टोटल मार्क्स 400 हो गए, ठीक है, तब परसेंटेज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वही किया मैंने पीछे भी। परसेंटेज इसमें आई थी 32.94%, ठीक है, बट टोटल मास ये नहीं है, टोटल मास ये नहीं है, ये है 400 है। पहले 100 में परसेंटेज इतनी आई थी, ठीक है, अगर 400 होता टोटल मास तब कितनी परसेंटेज होती? भाई 4 से डिवाइड कर दूंगा। वही तो जैसे पिछले यहां पर किया। अगर मार्क्स अभी भी 80 है आउट ऑफ 100, पर अगर टोटल मार्क्स 400 होते तब कितनी परसेंटेज होती? तब इतनी परसेंटेज होती, ठीक है, वही किया मैंने पीछे भी। चलिए 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 चलिए। एक बच्चा कह रहा है कैनी-ज़ेरो मेथड समझाओ। भाई साहब कैनी-ज़ेरो मेथड के जितने भी क्वेश्चन थे, शायद आपने कल मतलब फ्राइडे वाली क्लास ली ही नहीं मेरे बच्चे। शायद फ्राइडे वाली क्लास में कैनी-ज़ेरो मेथड से ही परसेंटेज ऑफ मास में कन्वर्ट करके बहुत सारे क्वेश्चन किए हमने। शायद आपने वो क्लास ली ही नहीं। ठीक है ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले ना इस 60% प्योर को गायब कर दो, इस वर्ड को ही गायब कर दो, इसको छोड़ दो। मान लो ये यहां पर है ही नहीं। सिंपल आंसर निकालो, परसेंटेज नाइट्रोजन की निकालो अमोनियम सल्फेट में से, ठीक है, वो तो निकालनी आती है। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम सल्फेट, क्या वो यही होगा? 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नहीं सॉरी, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, वही कंपाउंड का मास, कंपाउंड का मास अमोनियम सल्फेट ही तो है। मोलर मास ऑफ अमोनियम सल्फेट इनटू 100। आप 60% प्योर को भूल जाइए, यहां पर कुछ लिखा भी हुआ है 60% प्योर भूल जाइए, सिंपल परसेंटेज निकालिए, वो तो निकालनी आती ही है हम सबको, ठीक है। कैसे निकालेंगे सर? ये रही परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 2 इंटू 2, समझ गए ना कैसे आया? यहां पे वही नाइट्रोजन 2 है यहां पे, फ्राइडे की क्लास अगर आपने रिवाइज करी होगी तो, ठीक है। चलिए 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 चलिए, ठीक है। क्या? 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन दैट इज 14 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ अमोनियम सल्फेट। निकालना आता होगा, मैं भी करके देख लेता हूं। 96 और 36, 96 प्लस 36 कितना हो जाएगा? 132 इंटू 100। इसको करूंगा तो यहां पर कितना आ जाएगा? 66 आ जाएगा, यानी कि 1400 बाय 66%, ठीक है। मैं 66 को सॉल्व नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मेरे आगे कैलकुलेट करने के उसके कटने के चांसेस ज्यादा है। यहां तक तो देखो किसी को कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। 60% प्योर मैंने हटा दिया, जो यहां ये तो सिंपल परसेंटेज निकालनी थी, निकाल ली, ठीक है। यहां तक अगर किसी को प्रॉब्लम है, ठीक है, तो फिर बड़ी तगड़ी प्रॉब्लम है जी, ठीक है। अब देखिए अगले पेज पे चलते हैं। ये जो परसेंटेज आई है ना नाइट्रोजन की, ये जो परसेंटेज आई है नाइट्रोजन की, ये आई है 100% प्योर अमोनियम सल्फेट में, इन 100% प्योर अमोनियम सल्फेट। अगर अमोनियम सल्फेट 100% प्योर होता तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितनी है? 1400 बाय 66%। बट अमोनियम सल्फेट 100% प्योर नहीं है। कितने परसेंट प्योर है? 66% प्योर है, तो निकाल लो भाई, उसमें कौन सी बड़ी बात है। यहां पर 100 आ जाएगा, यहां पर 66 आ जाएगा, ये कैंसल आउट, 66 कैंसल आउट, लो भाई 14% हो गया। 14%। ये जो भी परसेंटेज आई थी वो फॉर्मूला होता है 100% प्योर का। 100% प्योर का मतलब क्या है? जितना अमोनियम सल्फेट आपने लिया है उसके अंदर सारा अमोनियम सल्फेट ही है, कोई भी इंप्योरिटी नहीं है, कोई रेत नहीं है, कोई मिट्टी नहीं है, कोई वेस्ट नहीं है, कोई धूल मिट्टी कुछ भी नहीं है, ठीक है। 100% प्योर का मतलब है जितना आपने अमोनियम सल्फेट लिया था उसमें सारा अमोनियम सल्फेट ही है, ठीक है। जैसे चावल लेके आते हो ना मार्केट में और देखते हो ना उस चावल में कुछ कंकर होते हैं, मिट्टी होती है, रेत होती है, उसको बाहर निकाल देते हैं। और अगर कुछ भी कंकर मिट्टी रेत ना हो तो हम कहेंगे कि 100% प्योर है चावल, ठीक।
ठीक है जी, ठीक है, चलिए 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 आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी एक क्वेश्चन था एक्चुअली। पता प्रॉब्लम क्या हुई, इस क्वेश्चन का आंसर डीपीपी में गलत दे दिया गया था। मैडम ने जो डीपीपी हमारे सॉल्व करती है मैम, उन्होंने सही सॉल्व किया है, डीपीपी टाइप करते टाइम गलत कर दिया गया था, उसको करेक्शन भी करा दिया हुआ है हमने। बट फिर भी बच्चों को क्योंकि डाउट हो जाता है ना, डीपीपी में गलत टाइप हो गया, मैम ने कुछ और आंसर बता दिया, मैम ने सही आंसर बताया था, ठीक है। तो इस कारण मेरे को लगा एक बार मैं भी कर लेता हूं यार, फिर क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, एक बार फिर से, ठीक है। Relative density of gas A with respect to gas B is 2. Relative density 2 दे रखी है। किसकी है रिलेटिव डेंसिटी? गैस A की, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ गैस B। बेटा रिलेटिव डेंसिटी का यही फॉर्मूला होता है ना, रिलेटिव डेंसिटी का यही फॉर्मूला होता है ना, ठीक है। डेंसिटी ऑफ गैस A जिसके रिस्पेक्ट में होती है उसको नीचे डिवाइड कर देते, ठीक है सर। अगर वेपर डेंसिटी गैस B की 20 दे रखी है, वेपर डेंसिटी गैस बी की 20 है, आपसे वेपर डेंसिटी गैस ए की पूछी हुई है, निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ध्यान से सुनना, समझना, बताना। डेंसिटी ऑफ गैस ए क्या यही होती है पीएम बाय आरटी? यस सर। इसको एम ए कर देना। सर व्हाट डू यू मीन बाय एम ए? अरे मोलर मास ऑफ ए, डेंसिटी ए की फाइंड आउट कर रहे हो तो एम बी, मोलर मास भी किसका होगा? ए का। डेंसिटी ऑफ गैस बी पी एम बी बाय आर टी। सर आपने प्रेशर और टेम्परेचर अलग अलग क्यों नहीं रखे? भाई इसका जो प्रेशर रखा है वही इसका रखा है, जो इसका टेम्परेचर रखा है वही इसका टेम्परेचर रखा है। भाई क्योंकि दे ही नहीं रखे। अगर अलग अलग होते, मान लो ए का टेम्परेचर 500 केल्विन होता, बी का टेम्परेचर 800 केल्विन होता, तो मेरे को क्वेश्चन में गिवन होते। मेरे को क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसका मतलब दोनों का टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा? सेम, खत्म। तो यहां पर रखो फॉर्मूला। अगले पेज पे चलता हूं क्योंकि स्पेस नहीं है मेरे बच्चे। क्या रिलेटिव डेंसिटी 2 आई थी, उसका फॉर्मूला यही होगा ऊपर पी एम ए बाय आर टी, डेंसिटी ऑफ गैस ए, डेंसिटी ऑफ गैस बी पी एम बी डिवाइडेड बाय आर टी ऊपर चला जाएगा, आर टी से आर टी कैंसिल आउट, पी से पी कैंसिल आउट। क्या ये पी ए, सॉरी पी ए नहीं एम ए बोलना था, क्या ये एम ए बाय एम बी आ जाएगा? एम ए किसके बराबर आ गया? ट्वाइस ऑफ एम बी। पता है ना ये मोलर मास है? यस सर। वेपर डेंसिटी गैस बी की 20 दे रखी है, पता है ना मोलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास ट्वाइस इंटू वेपर डेंसिटी होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ पी। ये यहां पर क्या आ जाएगा? 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ ए, 2 से 2 कैंसल आउट। वेपर डेंसिटी ए की फाइंड आउट करनी है, बी की वेपर डेंसिटी क्वेश्चन में 20 दे रखी, बी की वेपर डेंसिटी क्वेश्चन में 20 दे रखी, 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा। एक बच्चा बार बार पूछे जा रहा है आप कैलकुलेशन को फास्ट कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें। शायद आपने क्लासेस ली नहीं, पिछले 5 दिनों में मैंने कम से कम 2 या 3 बार आपको छोटी छोटी चीजें बताई हैं कैलकुलेशन को फास्ट करने की। जैसे यही क्वेश्चन दोबारा करते हैं, यही क्वेश्चन दोबारा करते हैं, देखते हैं आप इसको फास्ट कैसे करना है ना। आप देखो मुझे ये क्वेश्चन करना होता तो मैं कैसे करता। देखो ये मुझे तो पढ़ाना है ना, पढ़ाने में एक 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 स्टेप एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है। मुझे ये क्वेश्चन करना होता, पता मैं क्या करता, ये देखो रिलेटिव डेंसिटी फॉर्मूला क्या है 2, क्या क्या वो यही होता है डीए बाय डीवी। यस सर। क्या प्रेशर और टेम्परेचर कैंसिल आउट हो जाएंगे? यस सर। तो मोलर मास आ जाएगा सिर्फ। यस सर। क्या ये 2 इंटू वीडीए होगा? क्या ये 2 इंटू वीडीबी होगा? कैंसिल आउट। लो भाई वीडीए कितना आ गया 40, ले भाई हो गई कैलकुलेशन फास्ट, है ना। बट मैं अगर ऐसे क्लास में पढ़ाऊंगा तो उत्ते उड़ जाएंगे, है ना। लो भाई होगी कैलकुलेशन फास्ट, खत्म। बताओ कितना टाइम लगा इसको करने में? मुश्किल से 10 सेकंड। मैं छोटी छोटी चीजें हर क्लास में बता रहा हूं आपको क्या करनी है। मेरे ख्याल से या आप उसको सोच के अप्लाई नहीं करते हैं, आप खुद चेक कर लीजिए कितना टाइम लगा।
बट मैं ऐसे करूंगा क्लास में तो आप सारे कहोगे कि हाँ सर थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझे जानबूझ के बच्चों की तरह एक 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 स्टेप बताना पड़ता है। किसके लिए? आपके लिए। मुझे घर पे अगर सॉल्व करना होता क्वेश्चन तो मैं ऐसे ही करता ना यार, मैं तो ऐसे ही करूंगा। बट हाँ, आपको बताना होता है तो एक एक लाइन को चार चार बार रिपीट करना पड़ता है। और आपको लगता है चार चार बार रिपीट करने पर सर को ज्यादा टाइम लग रहा है। भैया सर को ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, सर को 4 बार रिपीट करना पड़ा है, इस कारण ज्यादा टाइम लग रहा है। सर को करना होता तो सर तो ऐसे कर लेते, हो गया खत्म। ठीक, सर थोड़ा ये करेंगे कि ये डेंसिटी ऑफ गैस, ये डेंसिटी के फॉर्मूले पी और टी कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, बट हां मैं चाहता हूं कोई भी एक भी स्टेप जो है वो स्किप ना हो। ठीक है, चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और होना भी यही चाहिए, टीचर को एक एक स्टेप एक्सप्लेन करना चाहिए, मैं ये बात मानता हूं, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते। ठीक है, क्वेश्चन क्या बेटा? इसमें भी एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था कल डाउट ग्रुप में, मैंने उसको रिप्लाई भी किया था, पर फिर भी मैं चाहता हूं क्योंकि हो सकता है यही प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों की भी हो, तो अच्छा क्वेश्चन था तो मुझे लगा दोबारा बात करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे का क्वेश्चन क्या था? सर यहां पर परसेंटेज दे रखी है 20%, 80%। आपने हमें कॉपी में 2 फॉर्मूले पढ़ाए हैं, एक मास परसेंटेज, एक मोल परसेंटेज, एक मास परसेंटेज, एक मोल परसेंटेज। आपको कैसे पता चला ये मास की परसेंटेज है? बेटा जब भी क्वेश्चन में परसेंटेज नहीं लिखी होगी वो मास परसेंटेज होगी, जब भी क्वेश्चन में लिखी नहीं होगी वो मास परसेंटेज होगी। यहां पर लिखा हुआ है परसेंटेज का नाम, नहीं लिखा हुआ तो ये मास परसेंटेज है। हाँ लिखी होती कि ये मोल परसेंटेज है फिर तो बोलना ही नहीं, मोल ही परसेंटेज है। लिखी होती मास परसेंटेज है तो फिर तो लिखी हुई है मास परसेंटेज है। बट लिखा नहीं हुआ तो वो मास परसेंटेज है। यानी कि अगर हमने 100 ग्राम मिक्सचर रख लिया तो उसके अंदर 20 ग्राम नाइट्रोजन, 80 ग्राम SO2, क्या नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन के यही आ जाएंगे मेरे बच्चे? 20/28। नंबर ऑफ मोल्स SO2 के यही आ जाएंगे बेटा 80/64। ये आ जाएगा 5/4 दैट इज 1.25। ये आ जाएगा 10/14। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो 0.7 समथिंग आ जाएगा। ये 5, ये 7.7 लिख रहा हूं। ठीक है, 0.71। ठीक, अब एवरेज मोलर मास निकालना है, वो उसमें क्या बताएं यार एवरेज मोलर मास का मिक्सचर। अगले पेज पे लिख देता हूं बेटा एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला M1 N1 M2 N2 N1 प्लस N2। ठीक, इतना तो कर लोगे। हाँ ये वही वाला क्वेश्चन है जैसे CO2 और H2 वाला किया था। सही कह रहे हैं बेटा आप। बस CO2 और H2 वाले में क्या फर्क था, वहां पर परसेंटेज बाय मास मेंशन था, यहां पर परसेंटेज का नाम मेंशन नहीं था। ये क्वेश्चन कराने का सिर्फ एक ही कारण था कि जब परसेंटेज ना गिवन हो कि ये कौन सी है, ये परसेंटेज बाय मास होगी। ठीक, चलिए परसेंटेज पहला मान लेता हूं। पहली गैस किसे मान लूं मैं? N2 को मान लेता हूं, ये फर्स्ट गैस है और ये सेकंड गैस है। लो भाई करो। फर्स्ट गैस मोलर मास 28, ये 0.71। दूसरी गैस मोलर मास 64, नंबर ऑफ मोल्स 0.25, टोटल मोल्स 0.71 प्लस 1.25। यार इसको सॉल्व तो कर लोगे ना, अब ये मत कहना सर इसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते आगे बढ़ते। हाँ ये भी एक क्वेश्चन था। ठीक है, कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फाइंड आउट करने थे। मैं बहुत बार क्लास में बोल चुका हूं, जब भी एटम्स फाइंड आउट करने हो पहले मॉलिक्यूल फाइंड आउट किया करो। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के लिए पहले मोल चाहिए होते हैं। क्या मोल्स यही आएंगे? मास बाय मोलर मास। मास दे रखा है, मॉलिक्यूल फाइंड आउट कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगा लें। दूसरे वाला फॉर्मूला मॉलिक्यूल बाय एवोगैड्रो नंबर।
क्या आपके पास मॉलिक्यूल्स आ गए CO2 के? वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 हैज कार्बन एटम्स कितने बेटा? दैट इज 1। तो बताओ 3.01, एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में एक कार्बन है, तो 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 में कितने कार्बन एटम्स होंगे? सर एक में एक आता है, तो इतने मॉलिक्यूल में इतने ही होंगे। लो भाई आंसर आ गया। ठीक है, जी 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 जी। ठीक है ठीक है, सुनिए, अब सुनिए, एक कॉमन चीज बतानी थी जो सबको, कि बच्चों ने बोला सर आपने एनटीपी नहीं बता रखा। दैट इज नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर तो उतना ही है बेटा, वही 1 atm मान लो। अगर आप यहां पे टेम्परेचर देखोगे, नई बुक्स में एनटीपी में टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस लिया हुआ है, यानी कि 293 केल्विन लिया हुआ है। मैं रिपीट कर देता हूं, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, या जिसको 293 केल्विन भी बोलते हैं, इन न्यू बुक्स। ठीक है, ये लिखा हुआ है। बट वी विल फॉलो एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, दैट इज 273 केल्विन। यानी के अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एसटीपी और एनटीपी दोनों सेम है। भाई ये बात सच नहीं है, पर एनसीईआरटी कहती है कि ये बात सच है, तो हमें तो एनसीईआरटी की बात माननी पड़ेगी। मेरे ख्याल से एनटीपी का जो डाउट है वो क्लियर हो गया, अब इसके बारे में बात नहीं करेगी। ठीक है, वैसे एनटीपी का मतलब ये होता है, एनसीईआरटी कहती है ना, क्योंकि ये थोड़ा नया कन्वेंशन है, मतलब कि थोड़ा कन्वेंशन चेंज हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी कहती है नहीं, एसटीपी एनटीपी दोनों सेम होते हैं, तो जहां पर एसटीपी लिखा होगा, एनटीपी लिखा होगा, मैं यही मान के चलूंगा। ठीक है, ठीक, चलिए, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक बच्चा कह रहा है HNO3 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करके दिखाइए। पहली क्लास में एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, वो उसी कारण पूछ रहा है, बट कोई बात नहीं बेटा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसके अंदर 0 है, दिस माइनस दिस होता है। नाइट्रोजन के अंदर 7 है, 14 माइनस 7। ऑक्सीजन के अंदर 8 है। 3 इस कारण मल्टीप्लाई किया क्योंकि 3 ऑक्सीजन है। कितना आ जाएगा? 31। ठीक है, कहीं पर अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए ना, पढ़ाते टाइम हो जाता है। ठीक है, तो ठीक है, तो आप उसको इग्नोर कर दिया करिए, मतलब ये पता था उसमें 31 ही आना है, गलती सर ने 32 लिख दिया, तो कौन सी आफत आ गई यार। ठीक है, एक बच्चे का देखो क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त। आई थिंक आज की क्लास का क्वेश्चन ऑफ द डे का आपको अवार्ड दिया जाता है। उस बच्चे ने पता क्वेश्चन क्या पूछा है? उसने पूछा, कह रहे कि सर कौन सी बुक रेकमेंड करें प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, आई सैल्यूट यू, आप जो भी हैं बेटा, आप चमत्कार से भी बहुत ऊपर की चीज है। ठीक है, क्योंकि बुक कौन सी रेफर करनी है, कौन सी ज्यादा अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है, ये सारी बातें कर चुके हैं जी हम पहली क्लास में। फिर वही बात, आपने अगर क्लास अटेंड करी हो तो। ठीक है, कई बच्चे बार बार पूछ रहे हैं जी एलएनपी क्या होता है। थोड़ा सा आपको बता दे, ये हमारे टीम के मेंबर हैं
तो थोड़ा इनके नाम के साथ सर लगाएं। सर का नाम लक्ष्मी नारायण प्रसाद है, ठीक है, और ये हमारी टीम के मेंबर है जो डाउट ग्रुप में हमारे साथ हेल्प करते हैं, ठीक है। तो बार बार ना पूछें प्लीज, ये अच्छा नहीं लगता है। बड़े हैं आपसे, बहुत ज्यादा बड़े हैं, किसी नेशनल इंस्टीट्यूट से आए हैं, ठीक है, जहां पर उनकी अगर आपको फेस देखना पड़ता तो 1.5 लाख रुपए देने पड़ते, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए, एक और बच्चा पूछ रहा है, कह रहा है डीपीपी 5 का क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। मैंने आपको बता दिया कि ये डाउट क्लास नहीं है आज की, ये लाइव डाउट क्लास है मोस्ट कॉमन डाउट्स की। आपके पास डाउट पूछने के 3 मैकेनिज्म है, मैं बता चुका हूं। सबसे पहले डाउट ग्रुप में सेंड करिए, फिर साथ में वो ईमेल वाला सिस्टम आपको दिया गया है। ये तीसरा है कि यार इन दोनों में भी अगर प्रॉब्लम आती है तो फिर आपको बताने के लिए एक लाइव डाउट क्लास भी है, ठीक है। फिर वही ये देखो एक और महारथी है, कह रहा सर आपने n1 + n2 = 1 क्यों लिया था। ये आज हमने प्रॉब्लम सॉल्व करी है, आज। ये फिर भी वही दोबारा पूछ रहा है। भाई तुम ऊपरी हवा नहीं लगी है तुम्हें, तुम ऊपरी हवा के अंदर हो बेटा, ठीक है। चलिए, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक। डीपीपी के क्वेश्चंस इंक्रीज कर दीजिए, मैं भी करना चाहता हूं। प्रॉब्लम मैं बता देता हूं आपको क्या है, प्रॉब्लम मैं बता देता हूं क्या है। प्रॉब्लम यह है कि आज हमने कोई टॉपिक पढ़ाया, ठीक है, उस पर लगभग 15 के क्वेश्चन देने चाहिए हमें, लगभग बता रहा हूं, ठीक है। 2 ऊपर हो सकते हैं, 2 नीचे हो सकते हैं, बट मैं खुद चाहता हूं कि ये 15 से बढ़ा के 20 किए जाए। कैसे? 15 क्वेश्चन तो करंट टॉपिक के दिए जाए, 5 क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस टॉपिक्स के दिए जाए, चाहे वो 1 हफ्ता पहले क्लास हुई थी, 2 हफ्ते पहले क्लास हुई थी, मतलब कि चैप्टर वही रहे, 5 क्वेश्चन प्रीवियस टॉपिक्स के हों। बट प्रॉब्लम क्या है, मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा हूं, 15 से 20 क्यों नहीं कर पा रहा हूं? कारण यह है कि बच्चे पिछला रिवाइज ही नहीं करते। जिस तरह के डाउट्स पूछे जाते हैं उनसे साफ पता चलता है कि बस 1 क्लास पढ़ी, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए, पुराना रिवाइज ही नहीं किया होगा। रिवाइज ही नहीं किया होगा, क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन खुद से नहीं हो पाया, ठीक है, नाम किसी और का लगा दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक। चलिए 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 चलिए, ठीक है। एक बच्चे ने बोला था स्ट्रैटेजी बताइए जी पढ़ने की, है ना, 180 आउट ऑफ 180 लाने की स्ट्रैटेजी बताइए, ठीक है। मैं बता देता हूं स्ट्रैटेजी क्या है। सुनी सुनी से लगेगी जो मैं बातें बोल रहा हूं ना, ऐसा लगेगा कि कानपुर में पहली बार ये बातें किसी ने बोली थी, उनका नाम अमित महाजन था, बट वो वीकडेज में बोली थी, आज वीकेंड में बोल रहे, ठीक है। स्ट्रैटेजी ये है कि आपको क्लास लेनी है, फोकस रह के नोट्स बनाने हैं। नोट्स कैसे बनाने हैं? जो सारा क्लास में लिखाया गया वो सारे नोट्स हैं, ठीक। उसके बाद उन नोट्स को रिवाइज करना है। नोट्स रिवाइज करने के बाद जो क्वेश्चन उस क्लास में टीचर ने कराए हैं पहले उसको खुद सॉल्व करना है। कॉपी बंद करके सारी कॉपी रिवाइज करने के बाद, ठीक है, खुद उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो टीचर ने कराए। फिर उसके बाद आपको डीपीपी सॉल्व करनी है। फिर डीपीपी में जो डाउट आएंगे उसके लिए डाउट ग्रुप है, ठीक। एंड इसका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा यह है, दैट इज रिवीजन। जो पुरानी क्लासेस बीत चुकी हैं उनको कितना रिवाइज किया है आपने, ठीक है। सुना सुना सा लगा? ये स्ट्रेटेजी सुनाई दी? हाँ, ये पहले भी बताई जा चुकी है, शायद रोज बताई जा चुकी है, बट उसके आगे स्ट्रेटेजी वर्ड नहीं लिखा था ना, तो शायद आपने उसे अपनाया ना हो। आज मैंने उस वर्ड के पहले बता दिया कि ये स्ट्रेटेजी बोलते हैं इसे, ठीक है, ठीक है। चलिए 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 चलिए, ठीक है। नहीं नहीं, मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, आप लोग बिल्कुल गलत ले रहे हैं उसको। मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं। आप हमारे घर के बच्चे हैं, आप मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं, आप इस बात को मानिए, ठीक है। मेरे घर के बच्चे हैं, ठीक है, और जो मेरे घर का बच्चा होगा
मैं उसे प्यार से पुचकारूंगा भी, मैं उसे डांटूंगा भी। हाँ, मारने का राइट मेरे पास नहीं है क्योंकि हम ऑनलाइन है, ठीक है, क्योंकि वो 1 साल आप मेरे नाम हो ना, बिल्कुल बल्कि आपकी जिंदगी मेरे नाम और मेरी जिंदगी आपके नाम है, सिर्फ ऐसे 1 साल के लिए। इसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, भाई जो मर्जी करो यार, हम नजरअंदाज कर देते हैं उसे ना, ठीक है। तो ये आपकी गलत फहमी है कि मैं किसी की बेइज्जती कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। दिस इज ए फैमिली, एंड ए फैमिली में जो घर का बड़ा होता है उसका राइट होता है कि आपको सही चीजें बताना, खत्म, ठीक है, ठीक है। और ना ही आप मुझे तंग करते हैं और ना ही मैं आपको तंग करता हूं। मुझे लगता है कोई चीज नहीं पता है तो दोबारा बता दो, उसमें कौन सी बड़ी बात है यार, ठीक है, ठीक है। इस तरह से बोल के कि मैं बच्चों को डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूं या बच्चे हमें डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, दोनों ही बातें गलत है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, किसी बच्चे ने बोला कि हम बहुत अच्छी रैंक लाएंगे, आप लेके आइए, और जब सेलिब्रेशन होगा आई विल बी द फर्स्ट वन डांसिंग, ठीक है। आपको ये बच्चा लिख रहा है किसी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल सफिशिएंट है नीट के लिए, मैं क्या कैसे बताऊं, सफिशिएंट ही होंगे, ठीक है। एक बच्चा कह रहा आम का यूनिट एएमयू होता है, नहीं बेटा ग्राम होता है, आम की डेफिनेशन में लिखी हुई है ये बात, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये अच्छा बात है। सर क्या फिजिकल में एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है क्या? आंसर तो है नो, बट फिर भी आप लोगों ने इतने क्या बोलेंगे टॉपर्स के इंटरव्यू सुन लिए होंगे, तो उन्होंने बोला होगा एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, ठीक है, तो आप पढ़ लेना, मतलब कि अगर आप चाहो तो आप पढ़ सकते हो, मेरी तरफ से जरूरत नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत गलत था, वो जिन भी बच्चे का था, मुझे अच्छा नहीं लगा, ठीक है, तो मैं बता दूं, क्योंकि अच्छा उसका गलत नहीं था, शायद उस बच्चे को एक्सपीरियंस नहीं था, देयर इज ए डिफरेंस, है ना, एक्सपीरियंस नहीं था। उसने बोला एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट लाइंस मार्क करवाओ या एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन पढ़ाओ। बेटा आपने गलती से ये क्वेश्चन केमिस्ट्री वाले टीचर को भेज दिया, या आपको बायो वाले टीचर को भेजना था, ठीक है। केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता, केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता, ठीक है। हाँ, एनसीईआरटी का एक एक टॉपिक पढ़ाया जाना चाहिए, एग्री कर रहा हूं मैं, एनसीईआरटी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई जानी चाहिए, वो मैं एग्री कर रहा हूं, मैं उस पर एग्री कर। कोई कहे जी एनसीईआरटी की पहली लाइन में क्या लिखा है, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में, ऐसा केमिस्ट्री में नहीं होता है और ना ही रिक्वायर्ड है। अगर कोई ऐसे पढ़ रहा है एनसीईआरटी तो इसका मतलब उसे एक्सपीरियंस नहीं है, वो बेचारा बच्चा नया है, ठीक है। कोई बच्चा कह रहा है एनसीईआरटी से क्वेश्चन कर ले, हाँ बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हो, एग्रीड, मानूंगा मैं उस बात को, ठीक है। एक बच्चे ने लिखा है सर यू आर बेस्ट, बेस्ट का तो पता नहीं, बट अगली वाली लाइन अच्छी लिखी है, माई मैटरनल अंकल इज ऑल्सो ज्वाइनिंग दिस बैच ओनली फॉर यू। चलो ये अच्छी बात है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। टाइम मैनेज कैसे करें यार, मैं एक सिंपल बात बता देता हूं आपको, ठीक है, सिंपल बात ना, मतलब कुछ इसमें कोई दो राय है नहीं। आप जिस भी क्लास में थे, थोड़ा पीछे जाइए, पीछे जाइए, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th 9th 10th 11th 12th, आप जिस भी क्लास में शुरुआत करते हैं ना, लाइक आपने 9th आई होगी, आपको बड़ी मुश्किल लगी होगी, 10th आई होगी मुश्किल लगी होगी, 11th आई होगी मुश्किल लगी होगी, बट पता क्या होता है, जैसे 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 8th स्टार्ट करते हैं तो बहुत डिफिकल्ट लगती है वो, जब वही क्लास 8th फिनिश होती है तो वो, ठीक है, जैसे ही फिनिश हुई, ठीक है, 8th फिनिश हुई, आपको 8th आसान लगने लगती है ना। ये मेंटल हमारा एबिलिटी है, सबकी है, आपकी मेरी कोई भी हो, ठीक है, हम सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, ठीक है। कारण क्या है, कारण क्या है, जब 8th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, पहली बार पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा टफ लगता है एज कंपेयर टू 7th, एंड बहुत ज्यादा बार उसको रिवाइज करना पड़ता है, एंड में जाके
वही ज्यादा बहुत ज्यादा आसान लगता है। क्यों? क्योंकि इसकी बहुत बार लाइक एन नंबर ऑफ टाइम्स हम इसको रिवाइज कर चुके होते हैं इन चैप्टर्स को। वही इसके लिए भी एप्लीकेबल है। जब भी कोई टॉपिक पहली बार पढ़ोगे वो मुश्किल लगेगा, लगेगा ही लगेगा, इस पे कौन सी बड़ी बात है यार, ठीक है? तो मुश्किल लगेगा ही लगेगा, उसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप देखेंगे जब उसकी 3 4 5 रिवीजन हो जाएंगी, अच्छी वाली रिवीजन, एक तो होती है टाइम पास रिवीजन, कॉपी के पन्ने पलटते रहना और कहना कि हाँ रिवाइज हो गया, ठीक है। एक होती है ढंग से कि हाँ यार इसमें अच्छा सर ने ये बोला कि मोल्स को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना हो तो मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर रख दो, अच्छा ठीक है सर, हाँ ठीक है, उसको प्रॉपर समझना, लिख लिख के देखना, ठीक है। अगर वो बार बार कर लेंगे तो ऑब्वियसली चीजें बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएंगी, ठीक है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर डिराइव करके दिखाओ कि गाम राम के इक्वल नहीं है, ठीक है मेरे बच्चे, करेंगे करेंगे, वो भी करेंगे, ठीक है। वो यकीन 2022 में बैच जो आएगा ना, अब उसमें करेंगे बेटा, ठीक है जी, ठीक है। प्लीज कोई बच्चा किसी दूसरे बच्चे को बुरा भला ना कहे, प्लीज, अच्छा नहीं लगता। चलिए 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 चलिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जी आप सबसे। जो पूरे वीक में पढ़ाया गया, कल आपकी नेक्स्ट क्लास है, ठीक है। जो पूरे वीक में पढ़ाया गया 5 क्लासेस हुई हैं, उनको अच्छे तरीके से रिवाइज करके रखिए, ठीक है। और मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाय 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 बाय, ठीक है।